नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा था अनुच्छेद 368, जिसमें हमने देखा था कि संसद कानून बनाकर या संसद नियम बनाकर या रूल बनाकर क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। जैसा कि हमने देखा भी था कि कुछ संशोधन कैसे होते हैं, साधारण बहुमत से होते हैं, कुछ संशोधन कैसे होते हैं, विशेष बहुमत से होते हैं, और कुछ संशोधन थे वो कैसे हो सकते हैं, राज्य सरकारों की सहायता लेकर हो सकते हैं। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि जब सरकार को या संसद को इतनी शक्ति दी गई है संविधान में संशोधन करने की, तो सरकार या संसद फिर सब चीज़ों को क्यों नहीं बदल देती, यानी कि सरकार होती है वो क्यों मौलिक अधिकार देने के लिए बाध्य हो जाती है नागरिकों को, क्यों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मानने के लिए बाध्य हो जाती है, क्यों न्यायपालिका जो बार बार सरकारों को परेशान करती रहती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, ये परेशान करते रहते हैं सरकार को कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ये ऐसे करना चाहिए। तो क्यों सरकार कानून बनाकर संविधान में संशोधन करके इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देती, यानी कि सरकार क्यों इतनी चीज़ें करने के लिए बाध्य होती है। यानी कि जब तुम्हारे हाथ में कुछ शक्ति दी गई है तो तुम उस शक्ति का यूज करोगे अपनी आराम के लिए, ना कि जिम्मेदारी निभाने के लिए। लेकिन सरकार को वो सब जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पालन कराना होता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन कराना होता है, और सुप्रीम कोर्ट की बात भी माननी पड़ती है, हाई कोर्ट्स की बात भी माननी पड़ती है, यानी कि सब सुविधाएं देनी पड़ती हैं लोगों को। लेकिन उनमें उनके पास तो संशोधन की शक्ति है, फिर भी वो क्यों इन चीज़ों को चेंज नहीं कर देते, यानी कि इतनी जिम्मेदारियों से क्यों नहीं अलग हो जाते, सरकार क्यों नहीं इन सब जिम्मेदारियों से अलग हो जाती, खाली एक उसे संशोधन ही तो करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे संविधान में 1973 में एक टॉपिक जुड़ा था जिसे कहते हैं संविधान की मूल अवसंरचना, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम देखेंगे। आज हम उस टॉपिक के बारे में देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि सरकार क्यों संविधान को पूरी तरह चेंज नहीं कर सकती, क्यों सरकार मौलिक अधिकारों को पूरी तरह चेंज नहीं कर सकती, क्यों सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चेंज नहीं कर सकती, यानी कि सरकार पूरी तरह संविधान को क्यों नहीं बदल सकती। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, जिसके पीछे हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की मूल अवधारणा। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं डेवलपमेंट कैसे हुआ था उसका। तो यही जो अभी हम बातें कर रहे थे, सरकार क्यों सब चीज़ों को नहीं बदल देती, यानी कि सरकार को 368 में जब संशोधन करने की शक्ति दी गई है तो उसके द्वारा सरकार सब कुछ बदल सकती है। तो यही मुद्दा उठा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1951 में। 1951 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने शंकरी प्रसाद नाम से, यानी कि शंकरी प्रसाद मामला 1951 में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। उन्होंने उसमें ये मुद्दा उठाया कि जब सरकार को अनुच्छेद 368 में सब कुछ बदलने की शक्ति दी गई है तो उसमें वो क्या क्या बदल सकती है, क्या वो पूरे संविधान को बदल सकती है, क्या वो पूरे मौलिक अधिकारों को बदल सकती है, क्या वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बदल सकती है, यानी कि उसमें क्या क्या बदल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो अपना डिसीजन दिया था इस केस में, शंकरी प्रसाद केस में 1951 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, सरकार सब कुछ बदल सकती है, यानी कि जो अनुच्छेद 368 है वो क्या है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, उसके द्वारा सब कुछ बदला जा सकता है। लेकिन जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे तब वहाँ एक अनुच्छेद पढ़ा था, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में हमने देखा था कि कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकारों को खत्म करने की बात करता है तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन जब 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था तो उसमें क्या कहा था कि 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों को भी खत्म कर सकती है, यानी कि सब कुछ बदल सकती है। तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, अनुच्छेद 368। किससे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, अनुच्छेद 13 से। लेकिन अब क्या हुआ, ये डिसीजन कैसा था सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि पूरी तरह शक्ति किसको दे दी थी, सरकार को। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा 1967 में, क्योंकि पूरी शक्ति किसके पास चली गई थी, संसद के पास चली गई थी, सरकार के पास चली गई थी। सरकार सब कुछ बदलने की सोच रही थी कि हम सब कुछ बदल देंगे, अपने हिसाब से सब काम करेंगे, क्योंकि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो यही जब मामला दोबारा उठा 1967 में, तब कौन सा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, गोलकनाथ मामला। उसे किस नाम से जाना था, गोलकनाथ केस के नाम से जाना जाता है, 1967। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 1951 में अपना फैसला दिया था उसे पूरी तरह चेंज करते हुए कहा कि संसद जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती, उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी कि मौलिक अधिकार कैसे हैं, हमारे अपरिवर्तनीय हैं, ना तो उनमें कटौती की जा सकती है और ना ही उनको बदला जा सकता है।
तो इससे क्या हुआ, अब इसमें शक्ति किसके पास पहुंच गई, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई। यानी कि सरकार थी जिसके पास पूरी शक्ति थी, अब उसको क्या लगा कि हमारी तो शक्ति पूरी तरह छीन ली गई है। तो जब किसी के हाथ से शक्ति छीनी जाती है तो उनको क्या लगता है, बुरा लगता है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 1971 में करते हुए ये कह दिया कि जो अनुच्छेद 368 है उसमें हम सब कुछ बदल सकते हैं, पूरे संविधान को चेंज कर सकते हैं, पूरे मौलिक अधिकारों को बदल सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बदल सकते हैं। यानी कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में 1951 में कही थी, वही यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, संविधान में संशोधन करके संविधान में उस बात को जोड़ दिया। शक्ति किसके पास चली गई, दोबारा से सरकार के पास शक्ति चली गई। जिससे क्या हुआ, अब जब एक के हाथ में शक्ति चली जाती है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं तो बिगड़ेंगी, क्योंकि वो उसका क्या करने लग जाता है, फिर मिसयूज करने लग जाता है। तभी तो कहा जाता है शक्तियों को कैसे रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। यानी कि हमारे पास कुछ शक्तियाँ रहेंगी, कुछ शक्तियाँ तुम्हारे पास रहेंगी। लेकिन यहाँ पर दोबारा शक्ति किसके पास चली गई थी, सरकार के पास चली गई थी। इसी गड़बड़ के चलते एक और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, एक और केस हुआ, केशवानंद भारती केस 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लैंडमार्क डिसीजन दिया था। यानी कि बहुत बड़ा डिसीजन दिया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि तुम सब कुछ बदल सकते हो संविधान में, लेकिन संविधान का जो मौलिक ढांचा है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जिन नींव से हमारा संविधान बना है, जिन मूल चीज़ों से हमारा संविधान बना है, उनको तुम चेंज नहीं कर सकते। ये कब आया, 1973 में आया। कौन सा केस था, केशवानंद भारती केस, जिसमें 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सरकार सब कुछ बदल सकती है, संसद कानून बनाकर संशोधन करके सब कुछ बदल सकती है, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती। यानी कि ऐसे समझो जैसे कोई घर है, जैसे नींव पर कोई घर खड़ा हुआ है, उस नींव को तुम नहीं बदल सकते। उसके ऊपर की जो डिजाइन है, ऊपर की जो दीवार है, ऊपर की जो अलमारी होती है, ऊपर के जो कमरे होते हैं, ऊपर की जो छत होती है, उसको तुम कैसे भी डिजाइन कर सकते हो, कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हो। लेकिन जो उसकी नींव है, जिस नींव पे कोई घर खड़ा हुआ है, यानी कि जिस संविधान की मूल संरचना पे हमारा जो संविधान खड़ा हुआ है, उसको तुम नहीं बदल सकते। उसको हम आगे देखेंगे क्या क्या मूल संरचना में आता है। तो अब यहाँ क्या हो गया, यानी कि कुछ शक्ति सरकार के पास भी चली गई और कुछ शक्ति किसके पास आ गई, सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई। तो जो शक्तियों का बंटवारा वो कैसा हो गया, वो बैलेंस हो गया। यानी कि अब न तो सरकार को ये लग रहा था कि हम कुछ बदल नहीं सकते। पहले क्या हो रहा था कि सरकार सब कुछ बदल सकती है, फिर दूसरे केस में क्या हुआ था, सरकार कुछ नहीं बदल सकती। यानी कैसे हो रहा था, बिल्कुल अनबैलेंस हो रही थी शक्तियों का विभाजन। यहाँ पे क्या हो गया कि हाँ तुम बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है बदलने का, लेकिन इतनी चीज़ों को नहीं बदलोगे कि जो संविधान को पूरी तरह ही खत्म कर दें। तो इसी चीज़ को और मजबूत करने के लिए 1980 में मिनर्वा मिल्स के केस हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दोहराया। फिर 1981 में एक और केस हुआ था, बामन राव केस हुआ था 1981 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी सरकार ने संशोधन किए हैं या कानून बनाए हैं, वो सभी 24 अप्रैल 1973 के बाद उनकी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जांच करेगा। अगर वो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक डेट फिक्स कर दी गई कि 24 अप्रैल 1973 से पहले सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून बने हैं, जो भी संविधान में संशोधन हुए हैं, उनकी जाँच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि जो मूल संरचना की बात हो रही है, जो मूल ढांचे की बात हो रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने डिसीजन दिए। यानी कि ये शक्ति किसके पास थी, मूल संरचना डिसाइड करने की सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने निर्णय दिए, डिसीजन सुनाए। उन्होंने समय समय पर इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी, उसमें हम एक एक करके देखेंगे। जैसे सबसे पहली उन्होंने बात कही कि संविधान की जो सर्वोच्चता है, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन हमारा संविधान खत्म नहीं होना चाहिए। यानी कि संविधान किससे ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो संविधान की सर्वोच्चता को संसद कानून बनाकर या संशोधन करके खत्म नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही थी कि हमारा जो देश है वो कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मतलब जहाँ जनता के लिए शासन, यानी कि जहाँ जनता के लिए शासन होता है, उसे क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो ये नहीं करोगे तुमने संशोधन किया कि हम आज से हम डेमोक्रेसी नहीं रहे, यानी कि हम लोकतांत्रिक देश नहीं रहे। आज से हम कैसे हो गए, तानाशाह देश हो गए, मोनार्क हो गए, जहाँ राजा होते हैं, राजा महाराजा होते हैं। ऐसे नहीं कर सकते तुम, इन चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते।
और तीसरी चीज़ उन्होंने कही थी धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जो हमारा देश है, हमारा जो संविधान है, उसका मूल गुण क्या है, हम कैसे देश हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है, जो मैंने आपको बताया भी था, जब प्रस्तावना पढ़ाई थी तब बताया भी था कि राज्य का कोई, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और सरकार सभी धर्मों को समान भाव से देखेगी। तो जो हमारे देश का जो नेचर है धर्मनिरपेक्ष होने का, सेक्युलर कंट्री होने का, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। फिर बताया था संघीय स्वरूप, यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, संघीय स्वरूप है, यानी केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, उसको भी आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि सरकार के मन में आया कि आज हम संशोधन कर देते हैं और सभी राज्यों को ख़त्म कर देते हैं, आज से केंद्र सरकार ही रहेगी, तो ऐसा भी नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें किस में आ रही हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें आ रही हैं। फिर उन्होंने बताया कि न्यायिक समीक्षा की जो हमारी शक्ति होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये क्या होती है न्यायिक समीक्षा, वैसे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। न्यायिक समीक्षा मतलब जब सरकार कोई कानून बनाती है या सरकार कोई संशोधन करती है तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसकी जांच की जाती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करता है तो उसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। यानी कि जो तुमने कानून बनाया उसकी हम जांच करेंगे, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे क्या कर देंगे, हम निरस्त कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन, जो हमने अनुच्छेद 14 में देखा था कि कानून का शासन क्या होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि चुनाव कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कही है। जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही नहीं होंगे तो हमारे देश में सरकार ऐसे कैसे बन जाएगी। सोचो अगर जब इलेक्शन हो रहे हों और जो पार्टी गवर्नमेंट में हो वही बार बार चुनाव जीते, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव न हो, सभी को मौका न मिले, तो फिर वो सरकार कैसी हो जाएगी, सरकार तानाशाह हो जाएगी। तो ये क्या आ गया कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उससे आप हाथ नहीं लगाएंगे। वो भी किसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। फिर उन्होंने बताया कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता आती है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, ये नहीं करोगे कि आप आज आपने कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट को ही ख़त्म कर दिया या हाई कोर्ट की शक्तियों को ही कम कर दिया, तो ये भी आप नहीं कर सकते। उनकी स्वतंत्रता को आपको बनाकर रखना होगा, क्योंकि जब कोर्ट्स ही नहीं रहेंगे, जब न्यायपालिका नहीं रहेगी तो न्याय कौन करेगा। फिर सरकार अपने हिसाब से कानून बनाएगी, अपने हिसाब से गिरफ्तार करेगी सभी चीज़ों को। फिर उन्होंने और चीज़ जोड़ी, जैसे उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ दी गई हैं, अनुच्छेद 136 में, अनुच्छेद 141 में, अनुच्छेद 146 में सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ दी गई हैं, उनको भी संविधान में संशोधन करके ख़त्म नहीं किया जा सकता या कम नहीं किया जा सकता। ऐसे ही उन्होंने हाई कोर्ट के बारे में जोड़ा कि हाई कोर्ट को 226 और 227 में जो शक्तियाँ दी गई हैं उनको भी सरकार संविधान में संशोधन करके ख़त्म नहीं कर सकती। क्यों नहीं ख़त्म कर सकती, क्योंकि ये किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के मूल ढांचे का पार्ट है। मूल ढांचा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मूल ढांचा मतलब ऐसा ढांचा कि आप सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन जिन चीज़ों से, जैसे नींव पर हमारा संविधान खड़ा हुआ है, उस नींव को आप नहीं बदल सकते। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।